वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अब इस हफ्ते में अगर हम देखें जिस किस्म के बयानात जो इंडियन उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके आ रहे हैं, साथ आर्मी चीफ और जो एयर चीफ के बयानात हैं, क्योंकि बहुत ही मजाका खेज किस्म के जो हैं वो एयर चीफ के बयानात हैं, और जो इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो उनके आर्मी चीफ हैं जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं, तो उससे लग तो यही रहा है कि अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए वो पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाने की बातें कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जो है वो बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके रद्द अमल में जो हमारी तरफ से यहाँ से स्टेटमेंट आ रही है, ISPR का बड़ा सख्त जो है वो बयान आया, साथ ही साथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कैटेगोरिकली कह दिया कि जी इस दफ़ा अगर हिंदुस्तान ने कोई इस तरह का जो है वो एडवेंचर करने की कोशिश की तो उनका जो मलबा है, उसके जो उनके तैयारों का मलबा है उसी के अंदर वो खुद दफन हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट, क्या ये जो इस वक्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अक्टूबर में कोई इस तरह का मिस एडवेंचर जो कि सिंदूर 2.0 3.0 जो है वो हो सकता है, क्या ये इस वक्त सिर्फ जो इलेक्शन वहाँ पर होना है उसकी कंपल्शंस हैं, या इंडिया जो है जो अपनी एम्बैरसमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह की कोई चीज़ करना चाहता है अपनी डोमेस्टिक कंपल्शन के लिए? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब से ये इनका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बुरी तरह से फेल हुआ है, तब से मोदी सरकार को जो है वो बार बार जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है। खा वो मुल्क के अंदर हो, उनकी अपनी ऑपोजिशन वो कोई मौका नहीं गवाती उनको ताने देने में। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो मोदी सरकार या मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो सबसे अच्छे दोस्त हैं बकौल उनके डोनाल्ड ट्रंप, वो कोई मौका नहीं जो है वो मिस करते उनको याद दिलाने की कि पाकिस्तान और इंडिया की सीज फायर उन्होंने किस तरह कराई है। अब तो खैर ये भी बातें हो रही हैं कि मोदी की जो अनपॉपुलैरिटी है वो इस हद तक बढ़ गई है कि शायद आने वाला जो इलेक्शन है, उनका जो अगला इलेक्शन होगा, उसमें मोदी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे ही नहीं, बीजेपी के वो कैंडिडेट नहीं होंगे। हैविंग सेड दैट, क्या ये अपनी डोमेस्टिक कंपल्शन के लिए हो रहा है और पाकिस्तान को इस पे किस हद तक जो है वो इस पे जो है सीरियसली इसको जो है वो लेना चाहिए? साथ ही साथ बात करेंगे हम मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है, वहाँ पे आपको पता है कि जो 20 पॉइंट एजेंडा था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद जो हमास है उसका रद्द अमल आया है और एक पॉजिटिव चीज़ इसको जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जितने अरब मुस्लिम ममालिक हैं हम सब ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द प्लान दैट वाज गिवन टू अस, हमें ये नहीं दिखाया गया था, ये वो मुसव्वदा नहीं है। और उन्होंने जो 8 ममालिक हैं अपनी डेक्लेरेशन में भी इसका जो है वो तस्करा किया है। तो किस हद तक जो है ये अपने मकासद अचीव करने में जो है वो कामयाब होगा, इस पर भी बात करेंगे। सो विल गेट टू इट। अपने मेहमानों का आपसे जो है तारुफ कराती हूँ। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मौजूद हैं, साथ ही साथ डॉक्टर इमरान अली फॉर्मर एम्बेसडर टू ओमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंड सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट वैस तौहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, आई बिगिन विद यू। एयर चीफ, इंडियन एयर चीफ जो हैं वो तो बड़ी माजरत के, जैसे मैंने कहा मज़ाक का खेज़ उनके जो हैं वो बयानात लगते हैं। 110 दिन के बाद मौसूफ को याद आया कि हमने 6 जहाज़ जो हैं गिरा दिए, फिर 150 दिन बाद उनको याद आता है कि उन्होंने 10 या 12 जहाज़ गिराए हैं। इंडियन आर्मी चीफ जो है वो हमें जियोग्राफी हमारी जो है तब्दील करने की जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं। लाइकवाइज सर क्रीक के मामले में जो राजनाथ सिंह हैं वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। एज आई मेंशन्ड इन माई इंट्रोडक्शन, क्या ये डोमेस्टिक कंपल्शन के लिए है? बिकॉज वी ऑल नो कि एक तो अनपॉपुलैरिटी है, प्लस बिहार इलेक्शन जो है वो सर पे है, नवंबर में बिहार इलेक्शन है। सो कुड दिस बी फॉर डोमेस्टिक कंपल्शन, या आपको लगता है मिस एडवेंचर इंडिया करने जा रहा है, जैसे कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं? Thank you, Maria, for having me in this program. देखिए, I may be one of those pessimistic guys. मुझे कभी ये शक नहीं था कि India will come back and come back very strongly for a number of different reasons. आपने बहुत सारी बातें की, I agree with them. Political और जो उनकी military embarrassment है, both level के ऊपर, सारे level के ऊपर उनकी embarrassment हुई है। International arena में जो ये अपने आप को so called नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर पेश कर रहे थे, और हमारे एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने हमें भी ये नसीहत की थी कि इंडिया इज लाइक वो साइकिल का पहिए का हब होता है, और बाकी सारे मुल्क इसके स्पोक हैं, तारें जो लगी होती है उसके साथ, बाकी सब तो उसके साथ आपके साथ जुड़े हुए, इंडिया के साथ। पाकिस्तान भी जुड़े जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान इंडिया मूव करे तो पाकिस्तान मूव करे। That image, that perception has totally been destroyed. Not broken, destroyed totally. How do they recover? That is one very big question. Isme I agree with you that Modi is no more the man to lead India now.
اور بی جے پی میں اس کے مقابلے میں بہت سارے اس سے زیادہ ہارڈ لائن لوگ موجود ہیں وہاں پہ. بی جے پی میں انڈیویجولس کی بات نہ کریں آپ, اوور آل ان کی جو تھنکنگ اس کی بات کریں, تو وہ جب اس میں دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ میں, تو اٹس اے کمپلشن, کائنڈ آف اے کمپلشن فار دیم ٹو ڈو سم تھنگ اگینسٹ پاکستان, اور دنیا کو دکھائیں, اپنے ملک میں لوگوں کو دکھائیں کہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ بھارت ایک ابھرتی ہوئی طاقت نہیں ہے, ایک طاقت ہے آلریڈی اس ریجن میں, تو ہے ہی, اب انٹرنیشنل ایرینا میں اس کی طاقت ہے. تو اس امیج کو ری گین کرنے کے لیے وہ جو میگلومینیا ان کا ایک ہے ذہن, اس کا دے کمپلس, ان کے لیے کمپلشن بن گئی کچھ نہ کچھ کریں پاکستان کے لیے. اب انہوں نے جو جغرافی جو وائٹ کی ہے اس میں سر کری کی بات کی, انہوں نے سر کری کے وہاں پہ ہمیشہ سے پاکستان کا اور انڈیا کا جھگڑا رہا ہے, وہ سارٹ ہو نہیں رہا, تو وہاں پہ کچھ گڑبڑ کر سکتے ہیں. بٹ مور امپورٹنٹلی دے ان کے پاس دیکھیے ان ٹرمز آف نمبرز انڈیا کے پاس بہت زیادہ ہے, ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی انڈیا شاید پاکستان سے زیادہ ہی ہوگی اس کے پاس, بٹ دے لیک از ہاؤ ٹو یوز دیٹ ٹیکنالوجی. اور اس کے لیے آپ کے پاس کیا وہ ول ہے, کیا وہ آپ کے پاس وہ جذبہ ہے, کیا آپ کے پاس وہ مہارت ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھ لیا ابھی اس میں, تو وہ دیٹ از وٹ آئی تھنک ان کی کمپلشن بن چکی ہوئی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ کریں گے وہ. ایک تو الیکشن تو ان کے ساتھ ریٹائرڈ, وہ سارا کچھ ان کا خیال ہے کہ ایک اسٹرائک سے پورا ہو جائے گا الیکشن میں, اس کے بعد جو بھارت کی امیج ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, اور نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ آئے گی بی جے پی کا جو بھی بندہ ہوگا اس کے لیے آسان ہوگا لے کے جانا آگے چلیے. تو دیر از اے مسچیف ان دا ایئر, پاکستان ہیز ٹو بی ریڈی دس ٹائم. وہ شاید کینوس کو بڑھائیں گے اس سے. تو بڑا یہ ہے کہ ہمارا پاکستان بھی تیار ہے, یہ نہیں کہ پاکستان تیار نہیں ہے. یہ ہمارے بیانات جو ہیں وہ بیانات, یہ ان کی ایک بنیاد ہے. بنیاد یہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو میرا خیال ہے فیو ویکس بیک, مجھے بھی یاد نہیں ایگزیکٹلی, ڈی جے ایس پی آر نے کہا تھا, اینڈ آئی ایگری ود ہم, کہ دس ٹائم پاکستان میں اسٹرائک جو انڈیا کی جو سو کالڈ اکنامک ہب ہے, اینڈ دیٹ از ویل نون کہ ساؤتھ میں کہاں پہ ان کی اکنامک ہب ہے, جس پہ ایک اسٹرائک کین آلموسٹ ڈسٹرائے انڈین اکانومی ان ون گو. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت بھی دی ہے, یہ حیثیت بھی دی ہے, پاکستان کے پاس جذبہ بھی ہے, پاکستان کے پاس ہمت بھی ہے, اور پاکستان ایک ایز اے پردبار کانفیڈنٹ ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے. ہماری عوام ایسے سامنے آئی ہے ایسے کہ بھئی وہ ڈرنے کی تو بات ہی نہیں یہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم کنٹرول کیسے کریں. تو انڈیا ہیز اے پرابلم, انڈیا ہیز اے پاکستان پرابلم, اے ویری ویری سیریس پاکستان پرابلم. اس کو وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, کر نہیں سکتے وہ. ٹھیک, عبید توحید صاحب کی طرف چلتی ہوں. عبید صاحب, آپ اس سچویشن کو کس طرح ریڈ کر رہے ہیں؟ کیا یہ یک کے بعد دیگرے جو یہ بیانات آ رہے ہیں یہ ویسے ہی ہیں, یا اگین آپ سمجھتے ہیں ڈومیسٹک کمپلشن کے لیے ہیں, ان پاپولیرٹی اپنی خفت مٹانے کے لیے ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دیز اسٹیٹمنٹس, اور کتنا ہمیں تیار رہنا چاہیے؟ اگین ایٹ دی ایکسپینس آف ریپیٹیشن, جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ہمیں آلریڈی یہ بتا چکی ہیں کہ اکتوبر میں اس طرح کا ایک مس ایڈوینچر انڈیا کر سکتا ہے. سو آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس پہ؟ بہت شکریہ ماریہ. دیکھیں, جو مئی کے اندر 4 روز کا کانفلکٹ تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اس کے بعد جب ایک طرح سے سارے نتائج آنا شروع ہوئے اور انٹرنیشنلی ریکگنیشن آئی, اور وہیں سے کنفرمیشن آئی کہ پاکستان کی ایئر فورس نے رافیل طیارے گرائے ہیں, اور ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ اس کی کنفرمیشن انٹرنیشنلی آئی. اور اس کے بعد خود جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہیں چوہان صاحب, جنرل چوہان صاحب, انہوں نے سنگاپور میں بھی اس کی کنفرمیشن دی, اور انہوں نے دوسرے طریقے سے کہا کہ جی کس طریقے سے 2 روز تک جو ہے ہماری ایئر فورس جو ہے وہ کس طریقے سے ریٹریو کیا اور کس طریقے سے کم بیک کیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بلوم برگ سے انہوں نے انٹرویو کیا تھا. دیکھیے, یہ جو اس وقت بیان ہے نا ماریہ, راجناتھ سنگھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, آرمی چیف ان کے یوپیندرا دویدی جو ہیں, اور امرپریت سنگھ جو ہیں ایئر فورس چیف ان کے, یہ مختلف بیانات ہیں, اور تینوں بیانات جو ہے وہ جہرانہ اس کی لینگویج ہے اور اگریسو لینگویج ہے. اور یہ 2 نیوکلیائی جو آرچ رائیولز ہیں پاکستان انڈیا, ان کے درمیان اس کی بیان بازی کا مطلب یہ ہے کہ ٹو اگنائٹ, کہ آپ اگنائٹ کریں, چنگاری لگائیں, اور پھر وہ بھڑکے. مجھے لگتا ہے ماریہ
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو اسٹیچر ہے انٹرنیشنلی وہ بہت ہی اس کی اپ گریڈنگ ہوئی ہے پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے بعد، چاہے وہ کنونشنل وارفیئر کی کیپیبلٹیز کا جو پرسیپشن تھا ویسٹ کے میں، یا پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک فرینڈلی جیسچرز ہونا، اور اس کے بعد ایران اسرائیل کے کانفلکٹ میں پاکستان کے ڈپلومیٹک چینلز کا یوز ہونا، ویسٹرن پاورز انکلوڈنگ یو ایس اے اور خلیجی ممالک کا، اور پھر یہاں مسعود پزشکان کا یہاں پر آنا اور شکریہ ادا کرنا پاکستان کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. اور اب جب دوحہ پہ اٹیک ہوا اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کا وہاں پہ جانا اور ملٹری ڈپلومیسی کا وہاں پہ امپلیمنٹ ہونا، اور اس کے ساتھ ہی جو پاکستان سعودی عرب میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے اس کا ہونا، یہ جو سب ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ جو ایگریسو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کہاں پہ فیچر کرتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا ماریا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 12 جو کہا کہ جی پاکستان نے طیارے گرائے ہیں، پھر ٹیرف کے ایشو پہ انڈیا کو سبکی کا سامنا ہوا، اور انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ ٹرمپ 2 جب آئیں گے تو مودی اور ٹرمپ ساتھ ہوں گے اور وہ ایک ایسی پاور کے طور پر چائنا کے مخالف کھڑے کریں گے اور آرمی اور ان کی کو بہت حمایت حاصل ہوگی. وہ نہیں ہوئی. اور ساتھ میں یہ جو پاکستان کا جو ڈپلومیٹک یہ جو اسٹیچر ہے جو انٹرنیشنل سطح پہ جب بڑھا، یعنی کہ آپ آرمی چیف کا اسرائیل ایران کے کانفلکٹ کے دوران 2 گھنٹے کا ظہرانہ، اس کے اندر ہمارے آئی سی آئی چیف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی جو ہیں وہ ان کا ہونا، مارکو روبیو کا ہونا، اور اسٹیو وٹکوف جو مشرق وسطیٰ اور ایران کی مذاکرات کے اندر ایلچی ہیں اور بہت حیثیت کے حامل ہیں، ان کے ساتھ ہونا. تو یہ ساری چیزیں جب ملا کے آپ بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ان اسٹیٹمنٹس کو ان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے اس وقت بدلتی ہوئی مشرق وسطیٰ کی جو والیٹائل صورتحال ہے. جو پاکستان سعودی میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے اس کو ایک باہمی ایک پیکٹ کے طور پہ تو آپ دیکھیں، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ملٹری ڈومیننس جو ہے وہ فرسٹ ٹائم اتنی انٹینسٹی کے ساتھ جی سی سی یا گلف ریجن اور مڈل ایسٹ میں اس کی وہ it is hinting at کہ it is about to make inroads اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ دوحہ کے بعد جب ایک unprecedented situation ہے ہمارے لیے اور ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. ایمبیسڈر صاحب کی طرف چلتی ہوں. ڈاکٹر صاحب فالوئنگ اپ آن واٹ ویسا آپ جسٹ سیڈ، جو یہ بات کر رہے ہیں ویسا آپ کہہ رہے ہیں جی کنونشنل وارفیئر میں جو ہے وہ شکست ہوئی، وہ obviously ہم نے دیکھا. اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو چینجنگ ڈائنامکس ہیں یہ ہم بہت دفعہ بات بھی کر چکے ہیں. پری مئی 10 اور پوسٹ مئی 10 اٹ واز اے چینجڈ انوائرمنٹ فار پاکستان. امریکہ کے جو ڈائنامک امریکہ اور ہمارے ڈائنامکس جو ہیں بالکل ہی بدل گئے. پھر اس کے بعد جو میوچول ڈیفینس اگریمنٹ ہے، ان دا بیک ڈراپ آف آل آف دس آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اٹیک کرنا اتنا پاسبل ہوگا جس طرح بڑکیں جو ہیں وہ ماری جا رہی ہیں انڈیا کی سائڈ سے؟ اصل میں جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، وہ پاکستان کو اٹیک تو کر رہے ہیں اگلے دن سے. سندھور 2 از ایکچولی واٹ دے آر ڈوئنگ ان بلوچستان اینڈ کے پی، تو وہ تو کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کرنے سے ان کا جو ڈومیسٹک پرپز ہے وہ پورا نہیں ہوتا، نیدر اگلے الیکشن کا، نیدر جو وائٹ فوش ان کے فیس پہ ہے. تو جو آرمی چیف کا ان کا ہے بیان ہے، I think it was in front of troops, so it can be valid کہ جی وہ troops کا morale high کرنے کے لیے. I am sure he knows very well کہ جغرافی اور صفحہ ہستی وسطی ٹائپ کوئی چیز نہیں ہوتی، hyperbole تھا وہ سارا. We should take it seriously, but there is a context to that. ایئر چیف کا جو ہے پرابلم، ایئر چیف کی پرابلم یہ ہے کہ it's the Indian Air Force that has taken a very big hit on جو انٹرنیشنل نیریٹو بنا ہوا ہے یا انٹرنیشنل ریالٹی جو ہے وٹ ایور اٹس کالڈ 6070 وغیرہ. ایئر فورس کا یہ پرابلم ہے کہ ہی ہیز ٹو ریڈیم ہمسیلف. راج ناتھ کے وہ سائیکوسس کا شکار، اور اس لیے ڈاکٹر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ کیونکہ ڈاکٹر بھی ہیں تو مجھے تو جو میری ریڈنگ ہے ایز اے ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر
ही लुक्स लाइक, बेचारे लगता है कि एक पेशेंट है जिसको बहुत बुरी तरीके से किसी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज वो तो मुझे लगता है आजकल किसी नशे में जो है वो मुब्तला रहते हैं, कभी 6 की बात करते हैं, कभी 10 की बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आती, बेचारे लगता है बहुत ही ज़्यादा आजकल डिप्रेस्ड है, नीड्स अ गुड साइकाइट्रिस्ट. हाँ जी, he does, so does Rajnath, so does smart Alec Jaishankar. I'll not go above this. इन सबको चाहिए, क्योंकि मसला ये है, आप अगर डिप्लोमेटिकली भी देखें, their main grudge should be against, I'm just speaking hypothetically, against China. Sure. चाइना को उन्होंने कहा चाइना को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, क्योंकि PL-15 तो चाइना का था. अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू देम दे वर फेसिंग 3 fronts के 4 fronts एट दैट टाइम. तो भाई तुम चाइना को एक डिप्लोमेटिक नोट तो दे दो कि यार वी लुक विद ग्रेट ट्रेपिडेशन के आपने पाकिस्तान की हेल्प की, आपने हमारे ये किया वो किया. They have not been able to speak in front of China. He has gone, the 56 barrel chested gentleman, and I have lots of respect for Indians. वो SCO भाग गए वहाँ मेंड फेंसेस करने के लिए, वो दलाई लामा पे कोई बात कर नहीं सकते ठीक. और इनको सबसे बड़ी अकल ये होनी चाहिए कि इतनी जो मुसीबतें इन्होंने पाली हुई हैं, इतनी मुसीबतें जो एकदम सामने आ गई हैं मई के बाद से, भाई तुम पाकिस्तान के साथ जेन्युइनली रिजॉल्व इश्यूज विद पाकिस्तान, गिविंग पाकिस्तान the honor and dignity that the state of Pakistan deserves. वो इनको अकल नहीं है. There's a one way easy solution to all their problems. कश्मीर and other place things, वो इनको समझ नहीं आनी. बिल्कुल. अच्छा, गोइंग बैक टू जनरल साहब, अगेन जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं 10 मई के बाद की, जिसमें ऑब्वियसली आई डोंट नीड टू रिपीट इट, जितनी सारी ये डेवलपमेंट्स हैं, जो KSA वाली अग्रीमेंट है, जो अमेरिका के साथ रिन्यूड जो हमारी एक पार्टनरशिप अब नज़र आ रही है, चेंजेस चीज़ें आई हैं, चेंजेस जो नज़र आ रही हैं हमें, इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, हाउ पॉसिबल विल दिस अटैक बी? क्या भारत 10 दफ़ा सोचेगा ये अटैक करने से पहले? क्योंकि एक तो जिस तरह डॉक्टर साहब वेरी राइटफुली पॉइंटेड आउट, एक तो जो है वो कोवर्ट ऑपरेशंस तो बलूचिस्तान और हमारे KP में जो है वो चल ही रहे हैं, वो तो प्रॉक्सी वॉर्स उनकी चल ही रही हैं, बट ये जो ओवर्ट अटैक्स हैं उनकी बात करना चाह रही हूँ आपसे. देखो, साइकाट्रिस्ट की बात कर रहे थे तो इंडिया हैज अ वेरी गुड साइकाट्रिस्ट, जस्ट द नेम पाकिस्तान. वी कैन नॉक लॉट ऑफ सेंस. उनके मुख्तलिफ जो सर हैं, स्टार्टिंग विद मोदी, फ्रैंकली वी कैन डू दैट एंड वी हैव डन दैट ऑलरेडी. अगर उनको और जरूरत है तो पाकिस्तान और भी कर देगा. ये इशू ये नहीं है. इशू ये है कि जब आप अपने आप को पेश करते हैं कि हम इस खित्ते के बहुत बड़ी ताकत हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, एंड सडनली आपको खुद जिस चीज का एहसास होता है कि आपकी बात कर रहे थे वो तो उसमें कोई इतना दम नहीं है. उनके लोगों को भी इसका एहसास हुआ, फिर दुनिया को भी एहसास हुआ कि भाई हम जो इंडिया को देख रहे थे, और ये इंडिया हमारा ख्याल था कि दिस विल बिकम अ बुलवॉक अगेंस्ट द चाइनीज एक्सपेंडिंग पावर, तो वो तो बात अब पूरी हो नहीं रही. अब कैसे इसको दोबारा टू रीडीम दैट पोजीशन? तो ये बयानात तो हैं उनको अब फेस वैल्यू पर भी ले सकते हैं. वी कैन से लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, लेकिन द मेन इंटेंशन आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बावजूद वजूद में आया है, उनका एक पॉइंट एजेंडा है. जो पहले इनकी सीसी हुई थी कांग्रेस में, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत खत्म हो जाएगी तो खत्म कर दी जाएगी. सही. फिर इंदिरा गांधी ने दोबारा दोहराया 71 के बाद कि हमने 2 कौमी नजरिया इखलीज बंगाल में दफन कर दिया है. दैट मीन्स कि वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे. और अगर आप देखिए तो इंडियन ज्योग्राफी देखिए आप, स्टार्टिंग 15 अगस्त 1947, उसके बाद से अब तक उनकी ज्योग्राफी बढ़ती रही. एक्सपेंशनिस्ट ज़हन है उनका. और वो जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो ज़ायनिज़्म की बात कर रहे हैं हम लोग सारे, वो एक उनका माइंड सेट है. दैट उनकी एक साइकी में या DNA में शामिल होगा कि हमने पाकिस्तान को खत्म करना ही. इसलिए वो सेंसिबल चीज अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है इसको जाना उसी तरफ. तो दे विल डू समथिंग. क्या करते हैं, कैसे करते हैं? एक तो आई एग्री डॉक्टर साहब के भाई, सॉरी 2 डॉक्टर्स के बीच में हम 2 मरीज फंसे हुए हैं. तो ये है कि
तो ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है. ऑलरेडी टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में उनकी बहुत बड़ी एफर्ट उनकी है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं नुकसान भी उठा रहे हैं. लेकिन एक चीज और मत भूलिए, अमेरिका के बारे में सब बात कर रहे हैं हम. मैं अमेरिका को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हूं, फ्रैंकली स्पीकिंग. I'm with you क्योंकि on हम that. हाँ. अमेरिका के इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट्स है ना, कभी उनको पढ़ लें. उनको अगर मिला के पढ़ें तो एक लाइन उसकी आती है कि भी इंडिया के साथ अमेरिका खड़ा होगा. कब खड़ा होगा, दैट इन अमेरिका's चॉइस. वो कब करेगा, कैसे करेगा. अगर इस दफा इंडिया को कुछ करता है, इंडिया कुछ करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसको अमेरिका की थपकी होगी. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. बिल्कुल. लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान जब प्री मई दिस ईयर पाकिस्तान के बारे में लोगों की सोच थी, वो तो सोच अभी लोगों को मजबूर करी है सोचने के लिए कि यार ये वो पाकिस्तान तो नहीं है. ये तो पाकिस्तान बड़ा अजीब सा पाकिस्तान है. सडनली दे गॉट अप एंड दे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड इंडिया, व्हाटएवर इंडिया स्टूड फॉर. इस पाकिस्तान को लाइटली नहीं लेना. सही. देयरफॉर पाकिस्तान की अल्लाह ताला ने एक पोजीशन बना दी हुई है. पाकिस्तान अभी तक उसको बड़ी ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, बट वी शुड बी वेरी ऑफ अमेरिका and American Indian collision. I completely agree with you. I completely endorse your point. That note, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद इस पॉइंट को आके जो है वो आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे, जो अभी जनरल साहब ने उठाए हैं कि अमेरिका जो है वो खड़ा होगा इंडिया के साथ, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब खड़ा होता है. तो बहुत सारी बात हो रही है कि क्या अगर टैरिफ का इशू सॉल्व हो जाता है तो अमेरिका की पोजीशन इस वक्त उतनी, जितनी इस वक्त स्ट्रिंजेंट है, क्या उतनी ही स्ट्रिंजेंट होगी. ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अवैस तौहीद साहब की जानब जाऊँगी. वैसा ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी कि वी शुड बी वेरी ऑफ अमेरिका, वी शुड बी स्केप्टिकल. जिस तरह हम जो है चीज़ें देख रहे हैं, हमें उस तरह इतनी पॉजिटिवली नहीं देखनी चाहिए. माजी अपना जो है वो याद रखना चाहिए अमेरिका के साथ क्या रहा है. जो ये बात अभी जनरल साहब ने की कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ खड़ा होगा, तो इस पर ये बहुत सवाल उठ रहा है कि अगर ये टैरिफ वाला इशू जो है, और कहा जा रहा है अनकरीब जो है परहैप्स टिल दिसंबर ये ख़त्म हो जाएगा, इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो क्या जो अमेरिका और इंडिया की इस वक्त डायनामिक्स हैं वीज़ा वी पाकिस्तान, क्या वो आपको बदलती हुई नज़र आती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर कि जो जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है. और इस वक्त जो पाकिस्तान और अमेरिका के इंटरेस्ट हैं ये स्ट्रेटेजिक नौइयत के हैं. ये एक बात है कि इस वक्त पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान अमेरिका के इतने बेहतर ताल्लुकात हैं, और जब अफगानिस्तान में कोई जंग नहीं लड़ी जा रही है, तो ये इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका के सबसे पहले तो ताल्लुकात की अहमियत को समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको हमारे साथ उसका ताल्लुक जो है वो पर्सनल भी एक नज़र आता है, और एक स्ट्रेटजिक नौइयत का है. आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान सऊदी अरब म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसके बाद भी जो हमारे फील्ड मार्शल है जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ, पाकिस्तान के लीडरान के साथ, या फिर अर्दोगान टर्की के लीडर के साथ यूएन जो जनरल असम्बली का सेशन था उसकी साइडलाइंस पे व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, और तफसीली मुलाकात हुई, और बार बार तारीफी अल्फाज किए. मैं ये समझता हूँ कि पहले ये समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ वो काफ़ी गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके अंदर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी शामिल है, और उसके अंदर गल्फ रीजन और ईरान और इजराइल का तनाज़ा हो, ईरान का तनाज़ा हो, या अफगानिस्तान के अंदर मुस्तकबिल के अंदर जो मनसूबाबंदी है वो, और फिर खुद इस पैक्ट के बाद पाक सऊदी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के बाद गल्फ रीजन और मिडल ईस्ट में एक डिप्लोमेटिक चैनल्स पाकिस्तान के खुल गए हैं वेस्टर्न ताकतों के साथ और अमेरिका के साथ. तो ये एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मुझे समझ में आ रहा है कि ये डीपन होता जा रहा है, तो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा. दूसरी जानिब जो अगर जैसे जनरल साहब बात करें कि इंडिया ज़ाहिर बात है कि एक ताकत है, 1.5 बिलियन का मुल्क है, और $195 बिलियन का उनके साथ ट्रेड है अमेरिका के साथ,
تو اگر ٹیرف ختم ہوئے گا تو ظاہر بات ہے کہ بھارت جو ہے وہ توقع کر رہا ہے کہ بہتری ہوگی. ان کو پھر F-35 جو ہے وہ پلینز بھی چاہیے امریکہ کے ساتھ. سول نیوکلیئر ڈیل جو بائیڈن کے دوران جو ایک ہو گئی تھی اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے. تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے حل ہوں گے. اور دوسری طرف پاکستان اس وقت ایک ایسی یونیک پوزیشن کے اندر ہے ان مائی اوپینین, جو چائنا کے ساتھ پہلے سے اسٹریٹجک ٹائز ہے. رشیا کے جو ایک بڑا گیم ہے گلوبل ساؤتھ کا, اس کے اندر پاکستان فیچر کرتا ہے پرومیننٹلی, اور ساتھ میں امریکہ کے ساتھ جس میں میں نے ابھی تفصیلی بات کی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو الجھایا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے یہ بیانات دے کے کہ جو ایک یہاں پر آئے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اپنے کارڈز ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی جو اس وقت انٹرنیشنل جو اسٹیچر بڑا ہے اس کے تناظر میں اپنی فیوچر مووز کرنی چاہیے, نہ کہ ان بیانات کے اندر الجھنا. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہوں. اینڈ موونگ آن ٹو دا مڈل ایسٹ, جو اس ہفتے کی اگر ڈیولپمنٹس دیکھیں تو 21 پوائنٹ کا ایجنڈا 20 پوائنٹ کے ایجنڈے میں جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. لیکن اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اس میں جو پبلک اناؤنسمنٹ تھی ٹو ریکگنائز پیلسٹائن, وہ نیتن یاہو بڑی کامیابی سے اس کو جو ہے انہوں نے omit کروا دیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, ray of hope if one can say that, مطلب I'd like to be optimistic about this, but یہی چیز بیچ میں سے نکلوانا, کیا یہ میلفائڈی انٹینٹ کی طرف جو ہے وہ ایک اشارہ کرتا ہے, both from America accepting it and of course from Israel, جو openly وہ کہہ بھی رہے ہیں. ایون جب کھڑے ہوئے تھے ساتھ نیتن یاہو ٹرمپ کے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ پیلسٹائن کی جو اسٹیٹ ہے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. سو ان دا بیک ڈراپ آف آل دیز ڈیولپمنٹس, جو یہ 21 سے 20 پوائنٹ ایجنڈا ہوا ہے, کتنا ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک اس سے کچھ اچھی کی امید جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے؟ جی بس ایک ہوپ صرف اس سارے میں ہے, وہ یہ ہے کہ شاید بامبنگ ان کی تھوڑی سی کم ہو جائے یا سیز کر لیں. آج جا کے کہا ہے کہ آئی ہوپ دا بامبنگ وڈ اینڈ, لیکن اس کے بعد بھی دے کل 27 آن دی اس اسمپشن پہ کہ وہاں کوئی ایک حماس کا تھا. تو ایکسکیوز کوئی بھی بنا کے کیا جا سکتا ہے. میں بہت آپٹیمسٹک ہونے کا سوچتا ہوں, لیکن مجھے تو اس کے اندر اسرائیل جو آپ نے فرمایا نا, اسرائیل کہ میلیفائڈ انٹینٹ بہت چھوٹا لفظ ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیل کالک ہے, انسانیت کے نام پہ کالک ہے, اور وہ میلیفائڈ. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے کسی انسٹیٹیوشن کے بارے میں پوچھا کہ اس میں بلیک شیپ بہت ہیں, تو اس کے جواب میں نے کہا وہ تو خود ہی بلیک شیپ ہے سب سے بڑی, اس کے اندر بلیک شیپ کیا ہونے ہیں. تو اٹس اے بلیک, ایک بلیک ملک ہے. اس نے جب تک اسلامک ورلڈ کے 8 شاید اس سے بھی زیادہ ممالک اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پریشر میں کچھ مان جائیں تو مان جائیں, ادروائز دے ول ٹرائی ٹو سی دا. میرا خیال ہے کہ وہ ہاسٹیجز کی ریلیز تک ویٹ کریں گے, اس کے بعد وہ کوئی اور بہانہ بنائیں گے. اب اس کے اندر بہت زیادہ ایلیمنٹس ایسے ہیں. بہت سارے لوگ پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان should think twice, thrice, 10 times before going in. But at the same time یاد رکھیں کہ اسرائیل کے لیے پاکستانی ٹروپس کو, جو چیز نہیں لوگ کہتے, پاکستانی ٹروپس کا غزہ اسٹرپ میں آنا, if Israel agrees to it, اسرائیل کے لیے وہ ایک بہت بڑا مشکل نوالا ہوگا, because Pakistani troops are not going to be like Indonesian troops or like other troops. Pakistani troops will have their self-respect and they would not be under UN aegis, and Pakistan would have put its diplomatic اپنا اس نے پورا ویٹ اس پہ لگایا ہوا ہوگا. تو اسرائیل مجھے لگتا ہے کہ کوشش کرے گا کہ پاکستان سے کوئی ایسی کنسیشن پہلے مانگے, لائی ریکگنیشن وغیرہ, جو آبویسلی پاکستان نہیں دے سکتا, پاکستان کی سول نہیں دے سکتی. تو دیر فور یہ بہت امپونڈریبلز ہیں. بس ہوپ یہ ہے کہ شاید وہ جو
गन फायर है वो, और क्या मुकाबला है, एक तरफ अनआर्म्ड लोग और एक तरफ आर्म्ड क्या एयरक्राफ्ट. इट्स लाइक इट्स टेरेबल. सो दैट्स द ओनली होप. इस वक्त जी तो कोई और होप नहीं है टिल आई सी समथिंग ब्राइटर. और एक चीज या में आगे जाने के लिए, सॉरी लंबी, ये पाकिस्तान को केयरफुल रहना ना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ये जो एक्सटर्नल डिप्लोमेटिक ट्रायम्फलिज्म है हम्म इसका शिकार होके इंटरनली अपने आप को ना वीक विकेट पे रखे. ठीक है मैं at the cost of you know what's been happening in Kashmir, you cannot जी attribute it only to India. हमें we were lax too. We cannot be lax. We cannot be lax about our federation, ठीक है internally about our economy. So we need to be careful. सही. अच्छा जनरल साहब, कमिंग टू यू, जो अभी बात हो रही है कि बड़ी आराम से जो है वो चीज़ें ऐड करवा ली अपनी मर्ज़ी की, जिसमें डिसआर्मामेंट था, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें थी, और ये जो 21 से 20 करा लिया, और मेजर पॉइंट जो था जो पब्लिक रिकग्निशन थी पैलेस्टाइन की उसको निकलवा लिया. देन जिस तरह खड़े हुए, मतलब मैं अब जो सारी चीज़ें खड़े हुए ट्रंप के साथ इन्होंने कहा कि जी वो ट्रंप ने कहा कि ये तो पैलेस्टाइन की जो स्टेट है ही डजंट यू नो उसकी फेवर में नहीं है. और हिब्रू में जो उसने तकरीर की जिसमें उसने कैटेगोरिकली कहा कि जी ये कोई सोच भी नहीं सकता था, मैं कितना कुछ जो है वो ले आया हूँ. सो इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, हमें क्या जो ऑप्टिमिज्म जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, जो मैं भी कह रही हूँ कि एक तो ये कि जंग बंदी आर्जी जो नज़र आ रही है, खून रेजी शायद वो थोड़ी कम हो जाए, एड वहाँ जो है वो जा सके, लेकिन फिर मुझे भी यही खदशा है कि कोई ना कोई जवाब बना के जो है वो दोबारा जो है वो अटैक्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे. आपको लगता है कि इसी तरह होगा, या परहैप्स यू मोर ऑप्टिमिस्टिक देन द टू ऑफ अस? देखिए डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे ही बढ़ा सकता हूँ. उससे मैं, आपने जो बात की ना, जब नेतन्याहू ने कहा था कि ये जो 20 पॉइंट्स हैं ये मेरा वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, एंड वी विल अचीव देम वन बाय द अदर, पीसफुली मान जाए नहीं तो हम जोर से मनवा लेंगे. तो व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस? मैं आई हैव नेवर, मतलब मुझे कभी इसमें शक नहीं था कि ये दिस प्लान इज गोइंग नोवेयर. उन्होंने बमबारी से साबित कर दिया है. और जिस आई एग्री विद डॉक्टर साहब के होस्टेजेस जैसे उनके वापस मिलेंगे एंड दे गो फॉर इट, क्योंकि उन्होंने गजा को खत्म करने का, इट इज नॉट ओनली कि उन्होंने बात की है, दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर इट, दे आर डूइंग दैट. गजा खत्म हो जाएगा. ऑलरेडी आप देख लीजिए सीरिया में हुकूमत उनकी मर्जी की है, साथ तुर्की साहब मिलकर बनाई है उन्होंने. बीच में लेबनान रह जाएगा, इजिप्ट को तो आप गिने ही ना बीच में. तो फिर ये बोझ सारा कौन उठाएगा? सारे 20 पॉइंट्स का एजेंडे का है, कौन बोझ इसका उठाएगा? पाकिस्तान उठाएगा बोझ इसका सारे का, क्योंकि और तो मुझे कोई नजर नहीं आता. ईरान इज नॉट गोइंग इन देयर, टर्की के उनके साथ रिलेशनशिप डिफरेंट है हमारा. तो अकेला पाकिस्तान. आपसे एक और चीज़ जो है इसी से, मैं आई डोंट नो एज अ ले पर्सन, मैं वही बात मैं जो देख रही थी जब मैं 20 पॉइंट पढ़ भी रही थी और डॉक्टर साहब से मैंने इस पर कंसल्ट भी किया था, मुझे गज़ा का तो उन्होंने एनेक्सेशन की बात की, वेस्ट बैंक का कहीं नज़र नहीं आया. और वेस्ट बैंक का आपको पता है कि किस तरह वहाँ पे तेज़ी से जो है वो अपनी सेटलमेंट जो है बढ़ाई जा रही है. तो उसका वेस्ट बैंक का भी बीच में ना होना, अगेन दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स यू नो एक मैलिफाइड इंटेंट नज़र आता है. आई लाइक टू गेट योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस. डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि ये जो 20 पॉइंट्स है, मुझे पहले 21 पॉइंट्स जब ये बात हुई थी, अल जजीरा ने पहले ब्रेक किया था, अल जजीरा ने, कि भाई ये जो है पॉइंट्स का एक लिस्ट पूरे दुनिया को दे दी गई है और जो कुछ बात हुई है. एक तो कोई इस किस्म मुआहदे 2-4 दिनों में होते नहीं है. ये जो 2-4 दिनों 5 दिनों में हुआ है वो यही होना था. इसका कोई डेलिब्रेशन नहीं है इसके ऊपर, इंटरनेशनल लेवल पे कोई इसकी उस किस्म की ओनरशिप नहीं. अभी हम सब दुनिया से पीछे हट रही है. इवन पाकिस्तान ने सेट की वो पॉइंट्स नहीं जो हमने दिए थे इसको. तो मसला ये है कि ये इसको रिकॉग्नाइज कराना, जब तक अमेरिका इजराइल की कमर से हाथ नहीं उठाएगा, आप इजराइल को नहीं रोक सकते. यस, देयर इज वन प्रीवियस डेट, अगर रूस और चीन साथ मिलकर खड़े हो जाएं एंड दे ज्वाइन इन विद पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, फिर शायद हम ये उसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं. अदरवाइज मुझे ये नजर नहीं आता कि मुआहदा कहीं कामयाब होगा. वो कामयाब होने देंगे नहीं. आपने कहा, मैं एग्री विद यू, डॉक्टर साहब ने कहा एग्री विद, वो एक बहाने नहीं, दो उनके बहाने तो बनाना कुछ भी नहीं है कि आप आटा गूंदते हुए हिलते क्यों हैं. सर आप देख लें दोहा को जिस तरह अटैक किया गया,
और उस वक्त बिलखसूस कतरी जो डेलीगेशन है उन्होंने खुद इनको कॉल करके कहा था वो 12 घंटे का जो है वो टाइम मांग रहे हैं, उस पर इन्होंने अटैक कर दिया। तो कोई ना कोई जवाब जो है, दे डोंट वांट पीस, ये जंग जो है ये नेतन्याहू को सूट करती है। वैसा मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट, लगता ये है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन, जो मैं रीड इसको कर रही हूँ, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर नेतन्याहू। अगर इस जंग को जो है वो जिस तरह जो कॉन्फ्लिक्ट जिस अपनी टर्म्स पे ख़त्म कराते हैं, ही स्टैंड्स आउट एज अ विक्टर, हॉस्टेजेस वापस आ जाते हैं, उनके लिए एक जो है वो विक्टोरियस मोमेंट। फिर अगर ये जंग जो है वो ख़त्म जो है वो नहीं होती, तो जो उनकी अपनी इंटरनल जो उनकी इस वक्त कंपल्शंस है, जिसमें उनके करप्शन के केसेस हैं, उन पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है राइट विंगर्स की तरफ से आ रहा है, जंग को तूल मिलता है, तब भी उनके लिए जो है कोई विन विन सिचुएशन है। सो आपकी क्या रीडिंग है इस पे? देखिए, मेरी ओपिनियन है वो मुख्तलिफ है। ये जो 20 नुकाती जो पीस प्लान है, ये पीस प्लान तो नहीं, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मजीद डेलिब्रेशंस और एंगेजमेंट्स की जरूरत है। और जो हमास ने अपनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है, उसमें भी उन्होंने इसी की तरफ इशारा दिया है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो हम और आप बात कर रहे हैं। तो कल मिस्र के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक बैठक होगी जिसमें हमास और इसराइल के वफूद आपस में बात करेंगे और एक रोड मैप तलाश करने की कोशिश करेंगे। और खबरें ये भी हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर, और जो उनके एलची हैं, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, वो भी रीजन के अंदर आएंगे। बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और ये 20 नुकाती जो प्लान है ये ऑल्टर्ड हुआ होगा, मॉडिफाई हुआ होगा जिस तरह कुछ मुस्लिम ममालिक ने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी जो रूह है या बुनियादी तौर पर ये वही है 21 नुकाती फार्मूला जो यूएन जनरल असेंबली के सेशन के साइडलाइंस पर 8 अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ बात हुई थी और इस पे बहुत अरसे से काम हो रहा था। और अब जब 20 नुकाती जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अनवेल किया है नेतन्याहू के साथ खड़े होके, तो उसको सबने एक्सेप्ट किया है, चाहे वो कतर हो, चाहे टर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सबने उसको एक्सेप्ट किया है और एम्ब्रेस किया है और कहा कि ये विंडो अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने एक्सप्लोर करना है। मुख्तसर बात करूंगा, इजराइल के बारे में है 2 साल तक उन्होंने जो यूएन के मुताबिक जेनोसाइड कमिट किया है, 67,000 फलस्तीनी वहां पे हलाक हुए हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए इजराइल और इतनी बड़ी तादाद में मगरबी ताकतों का रियासत फलस्तीन रियासत को रिकॉग्नाइज करने का ऐलान, यूएन सिक्योरिटी जो यूएन जनरल असेंबली के सेशन पे जब नेतन्याहू आए तो तकरीबन 50 ममालिक के वफूद ने वहां से बाइकआउट किया। तो ये एक आइसोलेशन की तरफ है। तो नेतन्याहू भी मजबूर थे कि इसको आगे कैसे लिया जाए। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपने साथ बिठा के दोहा के कतर के वजीर आजम जो थे उनसे उन्होंने माफी मंगवाई। खुद उन्होंने कतर के अमीर से बात की कि ये उन्होंने अपोलोजाइज किया। ये एक इजराइल का मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। दूसरी तरफ हमास भी जो है वो भी काफी वीक हुई है 2 साल की जंग के दौरान। हमास के 2 बड़े बैकर्स हैं जहाँ पे वो पनाह लेते हैं, एक है टर्की और दूसरा जो है वो कतर। वो और इजिप्ट, इन सब ने हमास को कहा कि ये फलस्तीनियों की जो बैक चैनल डिप्लोमेसी उन्होंने की है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त भी खतर में है, खालिद मिशाल वगैरह जो हमास के रहनुमा हैं, उनके साथ बात की और उनको मजबूर किया और उनको प्रेस किया। इसी वजह से जब डेडलाइन सेट की ट्रंप ने, उसके अगले रोज ही 24 आवर्स एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस आई जो एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस है, जो उन्होंने कहा कि ठीक है इजरायली रिफ्यूजीज हम आपके जिंदा और जो मुर्दा हैं वो आपके हवाले करते हैं और आप फलस्तीनियों जो आपके कैद में हैं उनको रिहा करेंगे जो 250 के लगभग हैं। और तो इसके बाद मुझे लगता है कि हमास भी मजबूर था और हमास ने क्या कहा है कि फ्यूचर की जो गवर्नेंस होगी गाजा की वो एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स में होगी, ना कि जो बोर्ड जो ओवरसी करेगा, जो इंटरनेशनल बोर्ड टोनी ब्लेयर वगैरह को शामिल करना था। तो ये एक मारिया एक जो पुराने जो हमारे आपके जो एक वो होते हैं उसके अंदर चेंजेस बहुत आई हैं परसेप्शन में। इसका ये मतलब नहीं कि मशरिक वस्ता के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग पीस हो जाएगा, लेकिन ये 20 नुकाती जो पीस प्लान है जिसे मैं फ्रेमवर्क समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके अंदर डेलिब्रेशन एंगेजमेंट्स होंगी, इंटेंस डिप्लोमेटिक
चैनल्स जो है वो इंटेंसिव राइट, वैसे आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल, क्योंकि we're moving towards the conclusion of the program, तो मैं डॉक्टर साहब का भी और जनरल साहब के क्विकली पॉइंट लेना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हमास ने जो बात की है और ये उन्होंने जो टोनी ब्लेयर का जो ये बात हो रही है अभी गवर्नेंस के हवाले से, उनकी शमूलियत जो है उससे इनकार कर दिया है, तो एक परसेप्शन ये बनती है जो कि माजी में भी जो तनकीद की जाती थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इज़ अ रियल एस्टेट टाइकून मोगल है, तो वो चाहते हैं कि इधर कोई रिजॉर्ट बन जाए, कोई चीज़ें जो हैं उस तरह हो जाएं, इसीलिए टोनी ब्लेयर को भी वो एजेंडा जो है वो फुलफिल करने के लिए जो है वो लगाया गया। और खदशात तो इस तरह के भी थे कि परहैप्स कोई सफ़ेद फार्म जो है वो कॉलोनी बनने जा रहा है गज़ा। तो आप इसको किस तरह देखते हैं क्विकली, और फिर मैं जनरल साहब का भी इस पर पर्सपेक्टिव ले लूँ, जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द प्रोग्राम। मैं साहब से एग्री करता हूँ, और ये बात भी दुरुस्त है आपकी कि जो रियल एस्टेट वाला प्लान था, आई थिंक वो तो शेल्व हो गया, वो तो इतना अजीब सा था, वो तो चला गया है। और नहीं सर, लेकिन अभी भी पैलेस्टीनियन उसमें अगर आई बिलीव पॉइंट नंबर 8 है या 9 है गालिबन इस एजेंडे में, जिसमें जो रिहेबिलिटेशन है उसमें बात की गई है एक प्लान की, और वहाँ पे कंपनी सारी वही आएंगी जो मंजूर नज़र होंगी। हाँ जी, लेकिन साथ साथ ये डॉक्टर साहब का कहा ना कि कोई पैलेस्टीनियन अपनी मर्जी के बगैर उसको वहाँ से भेजा नहीं जाएगा, वो एक डिफरेंट सी इंटरप्रिटेशन देता है। ये हम इसको चांस जरूर देना चाहिए पाकिस्तान को, इसको इन गुड फेथ। मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल, इसकी ड्राफ्टिंग वगैरह भी जो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से की गई है, वो भी मेरा ख्याल है उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा रोल है। इसके अंदर इंटेलेक्चुअल इनपुट भी पाकिस्तान की बहुत गई है। सो पाकिस्तान has got a lot to lose. आपने फॉरेन मिनिस्टर की बातें सुनी होंगी कि किस तरह यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हमारे बताते थे कि क्या क्या हो रहा है। सो पाकिस्तान हैज़ बीन राइट इन द थिक, ये इसकी थिक में हम लोग, हमें मिडल ईस्ट में एक नया रोल है, रोल ऑफ ऑनर डिग्निटी मिल रहा है, हमें इसको चांस देना चाहिए। लेकिन वेस्ट बैंक वो खा गया, जो आपने उस दिन भी बात की, आज भी वेस्ट बैंक को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दरमियान में सेटलमेंट है और ऊपर और नीचे से एक दूसरे के पास जाने का रास्ता खत्म हो चुका है। वेस्ट बैंक का जिक्र ही नहीं है। गाजा का एक बड़ा रूडिमेंट्री सा जिक्र है जी, मतलब है कि उसमें एक फ्यूचर बनेगी। डॉक्टर साहब अलाउ मी टू तो प्लीज पार्डन माय कभी क्विकली इस पे जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है। जनरल साहब, हमारा दीन सिखाता है नाउमीदी जो है वो कुफर है, सो एट द एंड आप कितने होपफुल हैं कि इसमें से जो मकासद हैं वो अचीव कर लिए जाएंगे? देखिए, looking at it the way I look at it, जो रियलिटी है, रियलिटी चेक से आप भाग नहीं सकते। इजराइल, इंडिया, अमेरिका का नेक्सस है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है, अब भी हो रहा है। क्या हम उस सबको जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसका बोझ हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर वहां पे ये बोझ हम उठा सकते हैं? पाकिस्तान ये बहुत बड़ा बोझ है ये। कैन वी डू दैट और शुड वी डू दैट? आई अंडरस्टैंड कि भाई पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी पोजीशन दी हुई है, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ पिवटल रोल, लेकिन उस रोल में पाकिस्तान को ये ना हो कि भाई जब पाकिस्तान मुड़ के देखे तो पाकिस्तान से खड़ा कोई ना हो, क्योंकि और मुझे मुल्क और इस किस्म का नजर आता नहीं जो इस तरह कमिटेड होके जैसा पाकिस्तान सिंसियरली लगा खड़ा होगा इसके साथ। I'll have to interject, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। Pleasure having you as always. Dr. Saab, thank you for making time, and Abais Tawhid Saab, thank you for making time for the program. We'll see you next week. Good night, Allah Hafiz.